हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आप लोगों का गबन का पार्ट 4 हो रहा है। इसको ध्यान से सुनिए। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते। दफ्तर भी भूल जाते, न आगे नाथ न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उसे एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर दो एक बार आया अवश्य, पर विषाद पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। ये अपने रमेश बाबू अपने मन में सोच रहे हैं। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा। रह गए कहाँ जाए। सिनेमा ही देखावें, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में एक कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे। प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला। रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ, थाने में रपट नहीं लिखाई। नहीं, 100-200 के मत थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या करूं। क्या कारू का खजाना रखा हुआ है। अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर बनवा दें। 10-20 हजार रुपये होंगे तो अभी बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या। 50 होता ही क्या है। रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मोहरे और विषाद उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। अब तक यह प्रश्न हल न हो जाए, मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। मतलब कहीं भी नौकरी अगर नहीं मिले तब तक हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचे क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सुर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नज़दीक ही न जाता। रमेश, अजी 2-4 चाले चलो तो आप जी लग जाएगा। जरा अक्ल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चारों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे किसी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई। तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपये। वह रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं हैं, उनसे काम न होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं, वह तो कई बार कह चुके हैं, मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मुहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखा भाई, बेईमानी मत करो। मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, जो तुम्हें वह जगह मंजूर है। रमानाथ, वेतन तो 30 है। रमेश, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MLL भी करा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादियाँ अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं।
रमेश बहुत खराब। मगर बाल बच्चों के आदमी क्या करे, 30 रुपये में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी है। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियाँ हो, वह आदमी क्या कर सकता है। जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना न हो जाएगा कि वह भरमांसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद न होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो वो भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपये और दूसरे को 300 रुपये क्यों देते हो। रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा मारा। रमा ने रोज के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूँ तो जबान पकड़ लीजिए। यह लीजिए सर, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मतों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है, इधर मैंने एक मंत्र सिद्ध किया है, क्या मजाल की कोई मात दे सके। फिर सर। रमानाथ जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। यस्सा और मात। रमानाथ, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें न दी तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे, हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, अभी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूंगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है, तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठे। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यही सोएंगे, इंतजार न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही, दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही, तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो डालो, बर्फ रखी हुई है, मैं 5 बाजियाँ खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वह समझ गए थे, इस वक्त चाहे जितनी बाजियाँ खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजियाँ पूरी न कर लीजिए। रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़ कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वो अर्जी देना है कि नहीं तुमको। रमानाथ, अब दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धो लो भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौटकर घर भोजन करूंगा। रमेश, कहता तो हूँ अभी आधा घंटा तक तो रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है। रमानाथ, कह दूंगा। रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियाँ दिलाओगे और क्या, फिर कभी ना आने पड़ेंगे, कि फिर कभी ना आने पाओगे। रमानाथ, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा। रमेश, और क्या तुम समझते हो, घर बैठे जगह मिल जाएगी, महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों 20 सिफारिशें लानी पड़ेगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी, क्या नौकरी मिलना आसान है। रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है, खुशामद कौन करेगा। पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही भला मेरे सिर पड़ी, साहब डांट वाट तो न बताएंगे। रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमेश, तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे न बर्दाश्त होगा। रमेश, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी उम्र में मेरी भी थी, और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था कि मानो कि फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा।
रमानाथ, आप तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हो गए। 10 रुपये पर नौकर हुआ था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज़्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बरखी खाने के बाद गुड़ खाने को किसको जी चाहता है। महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ी किसे अच्छा लगता है। प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक न उठाई। कितनी सुंदरियाँ देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही न हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर ही में था कि आसमान पर बादल घिर आए। पानी आना ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका न गया। हाथे के बाहर भी न निकलने पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वो लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दोंगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 ही रुपये थे, पर जगह आमदनी की थी। उसमें उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपये महीने भी बच जाएं तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, यह भीख कहाँ गए? रात कहाँ गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी की फीक में पड़ा हुआ हूँ। इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई। जालपा ने उछल कर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नेत्रों में तुच्छ बनना कौन चाहता है। बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा? बोला, 60-70 तो होते। रमारत मिल तो सकती थी 100 रुपये की भी, पर यहाँ रोब है और आराम भी है। 50-60 रुपये ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, यह जगह ऐसी नहीं है कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूँ दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूँ। महाजनों का एक एक मिनट एक एक असरफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे, पैसा भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है। गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वह तो करूँगा ही। जालपा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा? जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम हुआ कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊँगा। रमानाथ ने जालपा ने उल्लासित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 की कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाके ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया था। मास्टर दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो और इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन चीज़ तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठी स्वर में कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी? यह तो उन्हीं का हार है, चंद्रहार है। मैं तो इसे न लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत है? वह नाराज न होंगी? जालपा ने नाक सिकोड़कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेंगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त न आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हो। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन है। मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया। नहीं तो गहनों के साथ यह भी चला जाता। जालपा, मैं इसे लूंगी नहीं, यह निश्चय है। रमानाथ, आखिर क्यों? जालपा, मेरी इच्छा।
रमानाथ, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रुंधे हुए स्वरों में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोई भी हो, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जब जब्त करके दुनिया की लाश से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान भिखारियों को दिया जाता है। मैं किसी का दान न लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों न हो। माता के प्रति जालपा का यह द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वह मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं उन्हें कुछ नहीं समझती। यह कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बे में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेट कर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है? 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी तो खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नेत्रों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा न दूंगी मेरे दिल को चैन न आएगा। मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए चिंतित भाव से नीचे चला। ये आप लोग का पार्ट 4 था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए थैंक यू।